जी सभी को नमस्कार। आज हम आप सबसे चर्चा करेंगे। अनेक लोग अनेक बातों पर चर्चा करने के लिए कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं कि उस पर चर्चा करना न केवल निष्प्रयोज्य होता है, बल्कि उसका तात्कालिक कोई समाधान भी नहीं निकलता, वो विचार के केंद्र में भी लोगों के आता नहीं, इसलिए उस विषय पर चर्चा करना बेमानी भी होता है। लेकिन एक विषय जो अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में सरकार गई कांग्रेस पार्टी की, और वर्तमान समय में राजस्थान की सरकार आने जाने की परिस्थिति में लगी हुई है, बनी हुई है। इन दोनों संदर्भों में राजनीति के समीकरण सिंधिया और सचिन पायलट के विषय में मैं कुछ चर्चा के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये सही है कि राजनीति एक कठिन विषय है, और जब लोग राजनीति की बात करते हैं और जब लोग राजनैतिक बात करते हैं, तो इन दोनों बातों में न केवल शब्दावली में बल्कि उसकी अभिधा लक्षणा व्यंजना में तीनों में अर्थ का बहुत भेद होता है। राजनैतिक शब्द जैसा कोई विषय वास्तव में व्यवहार में होता नहीं। नीति और नैतिकता ये दो भिन्न बातें होती हैं। यह कोई आवश्यक नहीं कि नीति में नैतिकता शामिल हो, और यह भी कोई आवश्यक नहीं कि नैतिकता में नीति शामिल हो। यह दोनों एक साथ रहें तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सामान्यतया ऐसा होता नहीं है। कालखंड के हिसाब से यह कलियुग का कालखंड है, जब हम राजनीतिक और राजनैतिक दो शब्दावली को हम ध्यान में रखेंगे तो हमको बात बहुत स्पष्टता से समझ में आएगी कि राजनैतिक और राजनीतिक इन दोनों विषयों पर हम बात करते समय दोनों को भिन्न भिन्न अर्थों में और एक साथ भी हमको चर्चा करना चाहिए। हमारे बहुत सारे मित्र और जानने वाले शुभेच्छु बार बार उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, कुछ लोगों की हत्या हो रही है, कुछ लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, उनके बहुत सारे पक्ष विपक्ष समीकरण हैं, उस विषय पर अभी मैं नहीं जाता, क्योंकि तात्कालिक विषय उसको रखना ठीक नहीं है। समय से उस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे, उसका समाधान भी होगा। उसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्तेजना में आना और उसकी चर्चा वार्ता करना और उसके पक्ष विपक्ष में बहस मुबाहिसे में जाना अच्छा विषय नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में, और राजनीतिक और राजनैतिक विषय के बारे में। राजनैतिक और राजनीतिक ये दोनों विषय भिन्न भिन्न हैं। ये दोनों एक साथ हों तो बहुत अच्छी बात है, सामान्यतया एक होते नहीं हैं। काल के हिसाब से यह कलयुग है, और इसलिए हम कलयुग में राजनीति में राजनैतिकता और राजनैतिकता में राजनीति का समावेश कर पाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिद्धांत रूप में और बातचीत के दौरान बहुत सारे लोग इस विषय पर प्रवचन करते हैं। बड़े अच्छे स्थानों पर पहुंच गए लोग इन सारी बातों पर प्रवचन, व्याख्यान और भाषण करते हैं, लेकिन सही अर्थों में कौन कितना इसकी गहराई में जा पाता है, इसको स्वीकार कर पाता है, इसको मान पाता है, यह बहुत विचारणीय प्रश्न बनता है। विचारणीय दो कारणों से बनता है। एक कारण यह है कि क्या वर्तमान कलयुग में, वर्तमान समय में राजनीति में नैतिकता का समावेश संभव है? इसको आप उत्तर साफ दे नहीं सकते। राजनीति में राजनैतिकता समावेश कर पाना वर्तमान समय में कतई संभव नहीं है।
और क्या राजनैतिकता में राजनीति को समावेश कर सकते हैं आप? वर्तमान समय में यह संभव है, लेकिन यह संभव जब होता है तब राजनैतिकता भी राजनीति के उसी आडंबर में फंसकर अपने अस्तित्व को खो देती है, समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे में जब भी वर्तमान कालखंड में मिलने की कोशिश करते हैं तो उनके मिलने की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। मिलने की परिस्थिति क्यों नहीं होती? क्योंकि जो राजनीतिक व्यवहार करना चाहता है राजनीति में रहकर, उसकी मजबूरी है कि वो राजनैतिकता का पालन करेगा तो राजनीति में उसके अस्तित्व के सामने संकट आएगा। उदाहरण के लिए, भारत जब आजाद हुआ 1947 से, उसके पहले के इतिहास में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जो राजनीतिक दल सत्ता में आया, जो परिवार सत्ताधीश हुआ, जिस परिवार का वर्चस्व राजनीति में कायम हुआ, उस परिवार ने जो कार्य व्यवहार किया, उस कार्य व्यवहार के कारण उसके पास जो संपत्ति आई देश में, उसके पास जो वर्चस्व और आधिपत्य उसका स्थापित हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे? कैसे हुआ वो आधिपत्य स्थापित? उस आधिपत्य के आगोश में वो कैसे आया? वह परिवार और राजनीतिक दल, और 70-72 साल के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में 60-62 साल उन्होंने इस देश में राज्य किया। और राज ही नहीं किया, बल्कि 2-3 वर्षों का कालखंड निकाल दिया जाए तो एक परिवार ने राज्य किया। अब जो उनसे संघर्ष करना चाहता है राजनीति में अपना स्थान बनाना चाहता है, उनकी जगह लेना चाहता है, यह दावा करके कि हम उनसे बेहतर शासन और सत्ता का प्रतिदान समाज को, लोक को, देश को देंगे, यह आवश्यक है, अपरिहार्य है कि उनसे लड़ने के लिए उनको उन्हीं सूत्रों, उन्हीं कार्यक्रमों और उन्हीं योजनाओं से उनसे लड़ना पड़ेगा जिनसे वो परास्त हो सकते हैं। उनको आप श्लोक पढ़ के, मंत्र पाठ करके, अच्छा सुंदर व्याख्यान दे के, प्रवचन देकर उनसे नहीं लड़ सकते। उनसे सत्ता आप वापस नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हीं के अनुसार आपको उनसे लड़ाई करना पड़ेगा, उन्हीं के अनुसार संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हीं के अनुसार उनसे चुनाव लड़ना पड़ेगा, उन्हीं की नीतियों, कूटनीतियों, रणनीतियों का पालन करके आपको उनको परास्त करना पड़ेगा, उनको हराना पड़ेगा, तभी आप उनसे पार पाएंगे। इन अर्थों में भी आप राजनीति में राजनैतिकता और राजनैतिकता में राजनीति का समावेश कलयुग में नहीं कर सकते। यह करने के लिए आप सतयुग में जाइए, आप त्रेता युग में जाइए, आप द्वापर युग में जाइए, बल्कि त्रेता और द्वापर युग में भी यह संभव नहीं था। यह सतयुग में संभव था, द्वापर युग में भी यह संभव नहीं था। इसलिए हम शब्दों का जब भी व्यवहार करें वर्तमान समय में, तो राजनैतिक शब्द का प्रयोग कभी न करें। राजनीति और राजनीतिक बात, यह शब्द सर्वथा उचित, उपयुक्त और अभिधा लक्षणा व्यंजना में हमेशा यह उपयुक्त शब्द प्रतीत होता है। सवाल यह है कि राजनीति में जब कोई व्यक्ति होता है तो वह राजनीति में स्वाभाविक उसकी महत्वाकांक्षा होती है प्रगति करना। वह कोई छोटे दायित्व पर होगा, बड़े दायित्व पर होगा, विधायक बनना चाहेगा, सांसद बनना चाहेगा, मंत्री बनना चाहेगा, संगठन में बड़ा दायित्व चाहेगा, मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, प्रधानमंत्री बनना चाहेगा। बहुत सारे दायित्व चाहने की उसकी महत्वाकांक्षा, स्वाभाविक लालसा होती ही है। क्योंकि आप ये बात ध्यान में रखिए कि व्यक्ति को हमेशा अधिकार सबसे अधिक पसंद होता है। अधिकार पाने की चेष्टा हमेशा कोई जीव, जंतु, पशु, पक्षी और मनुष्य सबसे प्रबलता से करता है। वो अधिकार की लालसा उसकी सबसे बलवती होती है और उस अधिकार की लालसा में ही वह इधर जाना चाहता। क्योंकि दुनिया इसका उदाहरण है। लॉर्ड स्वराज पाल से लेकर, लक्ष्मी श्रीनिवास मित्तल से लेकर, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर,
अनिल अंबानी से लेकर, अमिताभ बच्चन से लेकर, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी से लेकर, ये बहुत सारे रसूख वाले ग्लैमरस दुनिया के लोग जिनके पास उद्योग धंधे, कल कारखाने, अकूत मात्रा में संपत्ति, धन, वैभव है, वो सब राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? उस आने के पीछे कारण होता है कि वह वही मर्यादा, वही प्रतिष्ठा, वही अधिकार संपन्नता चाहते हैं। और उस अधिकार संपन्नता का चाहना राजनीति में होकर कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। उसको आप खराब नहीं कर सकते, उस पर उंगली नहीं उठा सकते, उसको सवाल के घेरे में नहीं खड़ा कर सकते। किसी भी राजनीतिक दल का एक सामान्य कार्यकर्ता की अपेक्षा स्वाभाविक है कि वो अपने से ऊपर 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 और क्रमशः ऊपर बढ़ना चाहता है, और ऊपर बढ़ने की उसकी लालसा अधिकार भाव प्राप्त करने की लालसा होती है। और वह अधिकार भाव प्राप्त करने की जो लालसा होती है, वह लालसा उसके संगठन के अंतरतम में और संगठन के बाह्य जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, उसमें भी उसको संघर्ष करने की, उसमें भी प्रतिद्वंदिता करने की, उसमें भी जायज और नाजायज प्रतिस्पर्धा करने की उसके अंदर प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से जागृत होती है। और यह जागरण कोई बुराई नहीं है, उस पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। इसलिए यदि भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनकी माता इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी की इच्छा थी कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री हो, और इंदिरा गांधी का बेटा होने के नाते इंदिरा गांधी के बेटे की भी इच्छा थी कि मैं भी प्रधानमंत्री हूं, मैं भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस आई या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनूं। क्या यही प्रश्न स्वाभाविक रूप से माधवराव सिंधिया के पुत्र के मन में नहीं उठेगा? राजेश पायलट जी के पुत्र के मन में नहीं उठेगा? राजेश पायलट जी और माधवराव सिंधिया जी राजीव गांधी के समकालीन राजनेता थे, और इन लोगों की भी राष्ट्रीय छवि थी। अनेक बार केंद्र में मंत्रि परिषद के सदस्य रह चुके थे। इनके अंदर भी जो महत्वाकांक्षा और लालसा थी, वो क्या स्वाभाविक नहीं थी? निस्संदेह स्वाभाविक थी। लेकिन उनको यदि आप दबाने की, उनको कुंठित करने की, उनको नीचे ले जाने की आपने यदि साजिश किया, तो साजिश का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपको उससे दूरी बनानी पड़ेगी। आपका अस्तित्व खतरे में है। वो पिछलग्गू मन के आपका नहीं रह सकता। राजेश पायलट के पूर्वज राजनीति में यदि नहीं थे, तो राजेश पायलट तो राजनीति में थे। वे पछलग्गू बनकर आपके घूम सकते थे, लेकिन उनका बेटा आपका पछलग्गू बन के घूमे, यह कोई आवश्यक नहीं है। क्यों घूमेगा? उसके पिता भी राजनीति में राजीव गांधी के समानांतर व्यक्तित्व था उनका। आप जब उनकी उपेक्षा करेंगे, जब उनका अनादर करेंगे, और आपसे अधिक योग्यता होने के कारण, आपसे अधिक सामर्थ्य होने के कारण, आपसे अधिक, ये दोनों अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने दम पर 10, 20, 50, 1 लाख लोगों को कहीं भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जो राहुल जी राजीव गांधी के पुत्र हैं, उनके बुलावे पर अगर प्रायोजित तरीके से रुपये का प्रलोभन देकर उनके संगठन के लोगों के द्वारा अगर बुलाया ना जाए, तो उनके बुलावे पर शायद किसी भारत के किसी कोने में 10-20 हजार लोग नहीं आ सकते। 2014 का लोकसभा चुनाव वो अमेठी से हार गए होते यदि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उनके समर्थन में विड्रॉ नहीं किया होता। तो अंततः 2019 में उनको अमेठी लोकसभा का चुनाव क्षेत्र छोड़कर सुदूर केरल में 2000-2500 किलोमीटर दूर जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। यह राजीव गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के परिवार के अस्तित्व के विरुद्ध ही नहीं है, यह उस राजनीतिक संगठन के अस्तित्व के विरुद्ध भी उनका व्यवहार है, जो राजनीतिक संगठन चाहे कुटिलता बस, चाहे देशद्रोह बस, चाहे देश के साथ विश्वासघात करके 1885 में स्थापित हुआ और आज तक इस देश पर वह हुकूमत कर रहा है। इसलिए
यदि सचिन पायलट या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे लोगों को वह राजनीतिक संगठन यदि दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखना चाहेगा, अपना पिछलग्गू बनाकर रखना चाहेगा, तो वो उस परिवार के लिए और उस राजनीतिक संगठन के लिए संकट खड़ा होगा। और उस संकट को खड़ा होने का दोष आप किसी प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल पर नहीं दे सकते। आप जिस युवावस्था के कारण यह दावा करते हैं या चाहते हैं कि देश का नेतृत्व, भारतीय कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के हाथ में हो, तो आप मध्य प्रदेश का नेतृत्व एक बूढ़े और एक भ्रष्ट, अनेक प्रकार के लांछन लगे व्यक्ति के ऊपर आप वह दायित्व क्यों देना चाहते थे? क्यों ऐसे व्यक्ति को आपने आगे किया? क्यों आपने प्रायोजित तरीके से मजबूती से या नहीं कहा कि ये युवा हैं, इनकी स्वच्छ छवि है, इनको हम आगे करें? स्वच्छ छवि होने या अच्छा होने का कोई मानदंड भी नहीं है। जो उपलब्ध है उसमें जो बेहतर है वो अच्छा है। जो विकल्प है उन विकल्पों में सबसे अच्छा कौन है उसी को हम अच्छा मानते हैं। सबसे अच्छा होने का कोई अर्थ प्रयोजन कहीं भी नहीं होता, राजनीति में तो कतई नहीं होता कि सब कुछ अच्छा हो किसी में। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए और स्वयं नेहरू गांधी परिवार के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि वैसे लोगों को वह आगे करके, ऐसे लोगों को वह नेतृत्व देकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाए, कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करे, क्योंकि मजबूत विपक्ष होना भी किसी देश में बहुत आवश्यक होता है। यदि वो नहीं करते तो राहुल और प्रियंका गांधी के भरोसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेसाई या कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इस देश में रहने वाला नहीं है। वो इसका दोष नहीं दे सकते कि कोई राजनीतिक दल हमको तोड़ रहा है, तोड़कर सरकार बना रहा है। ये काम आप 50 साल, 60 साल, 70 साल से लगातार करते खुद आ रहे हैं। आपने वो रास्ता दिखाया है, दूसरा वो रास्ते का उपयोग करेगा, क्यों नहीं करेगा? आपने जो रास्ता बनाया वो केवल रास्ता आप चलने के लिए नहीं है, वो दूसरे के चलने के लिए भी है। आपने ऐसे कितने भी कार्य किए हैं। एक उदाहरण मैं बताता हूं। 2005 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार आई, यूपीए की भारतीय जनता पार्टी यह कार्य कभी नहीं करती है, जहां तक मुझे जानकारी है। यूपीए सरकार के केंद्र के मिनिस्ट्री से फोन आया उत्तर प्रदेश में, विष्णुकांत शास्त्री जी राज्यपाल थे, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसके तीसरे दिन फोन आया कि आप राजभवन कब खाली करते हैं? उन्होंने कहा 3-4 दिन में मैं खाली कर दूंगा, मैं तय कर लूं कि मुझे कहां रहना है, कलकत्ता में या दिल्ली में, तो मैं 3-4 दिन लगेगा, मुझे खाली कर दूंगा। 3-4 दिन बाद फिर फोन आया, आप राजभवन खाली करते हैं या आपको खाली करा दिया जाए? वो बेचारे हतप्रभ, वो साहित्यकार आदमी राजनीति में थे लेकिन पढ़े लिखे सुबुद्ध व्यक्ति थे, वो हतप्रभ थे। उन्होंने कहा मैं 1 घंटे में बताता हूं। और जो वहां ऑफिसर्स थे, जो कर्मचारी थे, उनको उन्होंने ये विषय बताया कि ऐसा करो, मेरे सामान को कहीं रखने की व्यवस्था करो, मेरे टिकट का, मेरे और पत्नी के टिकट की व्यवस्था करो, ताकि मैं कोलकाता चला जाऊं अपने भाई के पास, अपने परिवार में क्या व्यवस्था हो सकती है। वहां एक कोई अफसर थे, वो अफसर मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी के बहुत अच्छे क्लोज जानने वाले थे। उन्होंने मुलायम सिंह जी को इस बात की सूचना दी। 15 मिनट के अंदर मुलायम सिंह जी का काफिला राजभवन में हाजिर हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे सारी बातों की जानकारी हो गई है, मैंने बता दिया है, एक बंगला बहुत व्यवस्थित और साफ सफाई हो रही है, वहां सारा सामान, सारी व्यवस्था आपकी सुदृढ़ हो जाएगी अगले 2 घंटे में। आपका सामान वहां, आप बताइए करना क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने कलकत्ता जाने का निश्चय कर लिया है। उन्होंने कहा मैं टिकट मंगा देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, टिकट मैंने मंगा लिया है, केवल हमारा सामान वहां व्यवस्थित तरीके से आप रखवा दीजिए और हमारा सामान जब वहां रख जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आकर वो सामान मैं ले जाऊंगा।
किसी तरह से उनकी सारी व्यवस्था हुई, और सारी व्यवस्था ही नहीं हुई, उन्होंने मुलायम सिंह जी के सामने अपना त्याग पत्र लेकर गृह मंत्रालय को फैक्स किया, और फैक्स करने के बाद मुलायम सिंह जी उनका सारा सामान रखवाए ही नहीं, उस एयरपोर्ट तक को छोड़ने गए, और छोड़कर उनको विदा करके व्यवस्थित तब वापस लौटे। दिल्ली में विष्णुकांत शास्त्री जी कुछ लोगों के साथ मेरी भेंट हुई, उसके काफ़ी 2-3 बरस बाद उन्होंने इस बात की चर्चा करके उनके आंसू भर आए। उन्होंने कहा 10-5 दिन और मैं रह लेता वहां तो क्या बिगड़ जाता। लेकिन मुलायम सिंह जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मैं निकाला गया राज्यपाल था, मैं किसी दायित्व पर भी नहीं था, अब मेरी आयु भी नहीं थी कि किसी महत्वपूर्ण जगह पर मुझे रखा जाएगा, केंद्र में भाजपा की सरकार भी नहीं थी कि मेरे लिए कोई नया बंदोबस्त, नया पद प्रतिष्ठा मुझे देगी। मेरे निकाले गए, मैं नाकाम, किसी काम लायक व्यक्ति नहीं रह गया था, जिसके लोभ में, जिसके लालच में मुलायम सिंह मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे। लेकिन मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा कि उसने सारी मर्यादा का पालन करते हुए कहा, क्या हुआ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ कोई भी अमर्यादित व्यवहार नहीं होगा। आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हैं, आप हमारे अतिथि हैं, आपको किसी भी प्रकार की मैं असुविधा नहीं होने दूंगा। जिन पार्टियों ने इस तरह का व्यवहार, राजनीति में इस तरह का वातावरण बनाया है, इस तरह के कलुष वातावरण का निर्माण किया है, इस तरह की कलुषता का खामियाजा उनको स्वयं भोगना पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कितने राज्यों की कितनी सरकारें कांग्रेस पार्टी ने तोड़ी है, खंडित की है, अपनी गलत तरीके से सरकार बनाई है, क्या क्या नई उपक्रम किया है। आपने जो रास्ता दिखाया है, दूसरा उस रास्ते पर चलेगा। और राजनीति में जो अस्त्र किसी को हराने के लिए कोई उपयोग करता है, जब उसको मौका आता है तो वही अस्त्र वह भी उपयोग करता है, क्योंकि बिना उस अस्त्र के उपयोग किए वो आपको परास्त नहीं कर सकता। जो बंदूक से लड़ाई करने आता है, उससे आप दंड से लड़ाई नहीं कर सकते, मंत्र के श्लोक से आप श्लोक प्रवचन करके लड़ाई नहीं कर सकते, आप मंत्र का पाठ करके लड़ाई नहीं कर सकते, आप श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देकर लड़ाई नहीं, तत्क्षण आपको तदनुरूप प्रतिकार करना पड़ेगा यदि आप उनसे विजयी होना चाहते हैं अथवा उनसे अपनी रक्षा करना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने देश में आज तक जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिए बहुत हद, कहते हैं लोग उनको बार बार उनको जिम्मेदार क्यों बताया जाता, क्यों नहीं जिम्मेदार बताया जाएगा, क्यों नहीं जिम्मेदार बताया जाएगा भाई। एक घर में एक पिता बहुत अच्छी नौकरी करता था, उसने अपने बच्चों के लिए 2 कमरे का घर भी नहीं बनवाया और शराब पी के सब खा गया, तो उसको जिम्मेदार पिता पुत्र क्यों नहीं बताएगा, उसकी आने वाली संतति क्यों नहीं बताएगी। किसी को काल्पनिक रूप से आप महिमा मंडित कर देंगे तो वह महिमा मंडन किसी भी कीमत पर स्थायी आधार प्राप्त नहीं करेगा। जो मध्य प्रदेश में हुआ या जो राजस्थान में हो रहा है, उसके लिए केवल और केवल नेहरू गांधी परिवार, उसके उत्तराधिकारी और कांग्रेस की संस्कृति जिम्मेदार है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी, वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ जी, ये लोग जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है, उसके लिए ओम माथुर जी जिम्मेदार नहीं, उसके लिए सचिन पायलट जी भी जिम्मेदार नहीं, उसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया भी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कैलाश विजयवर्गीय भी जिम्मेदार हैं, शिवराज सिंह पाटिल भी जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार है तो सोनिया गांधी जी जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी जी जिम्मेदार हैं, प्रियंका गांधी जी जिम्मेदार हैं। सहज और सामान्य सर्वेक्षण कोई भी करा ले, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का, कि इन चारों में राजनीतिक समझ, बुद्धि, विवेक, कौशल, योग्यता किस में सर्वाधिक है, तो समाज ही बता देगा किस में सर्वाधिक है। जिसमें सर्वाधिक हो उसको नेतृत्व आप सौंपिए। कोई राजनीतिक संगठन किसी का पारिवारिक जागीर नहीं होती है। आप पारिवारिक जागीर बनाएंगे,
मैं कांग्रेस पार्टी के नाते चिंतित नहीं हूं। एक विपक्ष, व्यवस्थित विपक्ष भी चाहिए देश में, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। विपक्ष का होना आवश्यक है, अपरिहार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि निकम्मा विपक्ष, आधारहीन विपक्ष, मूल्यहीन विपक्ष, अदूरदर्शी विपक्ष का कोई औचित्य नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। इसलिए हमेशा जो योग्य हो, जो काबिल हो, उसको आगे करके आप काम करिए। आपका राजनीतिक अस्तित्व बना रहेगा, आपका परिवार का भी राजनीतिक अस्तित्व बना रहेगा, आपके राजनीतिक संगठन का भी राजनीतिक अस्तित्व बना रहेगा। राजस्थान में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो हुआ, उसके लिए केवल और केवल नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी दोषी है। विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी, सचिन पायलट या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो दोषी नहीं है। इसलिए राजनीति में राजनैतिकता और राजनैतिकता में राजनीति का घालमेल करके अगर हम विवेचन विश्लेषण करेंगे और सारी राजनैतिकता का दारोमदार, उत्तरदायित्व, जिम्मेवार किसी भारतीय जनता पार्टी को ठहरा दीजिए और राजनीति के लिए सारा उत्तरदायित्व, सारा कार्य, सारी जिम्मेदारी और जवाबदेह कांग्रेस पार्टी को बना दीजिए, तो ये नहीं चलेगा। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, व्यवहारिक ही नहीं है, यह सिद्धांत में भी संभव नहीं है, व्यवहार में भी संभव नहीं है। हमेशा सत्ता में, शासन में राजनैतिकता और राजनीति ये दोनों बराबर बराबर मिलकर अच्छा परिणाम देती है और इसमें सभी से ये अपेक्षा की जाती है कि वह दोनों का पालन करेगा। एक स्थान पर एक व्यक्ति जिस चीज का पालन कर रहा है वो राजनीति का खेल कर रहा है, दूसरा केवल राजनैतिकता का पालन कर रहा है, तो वो हार के घर चला आएगा। राजनीति में अपनी राजनैतिकता स्थापित करने के लिए भी राजनीति में अपने अस्तित्व को बनाए रखना और मजबूती से बनाए रखना आवश्यक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी या अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी, राजनाथ जी जैसे लोग केंद्र में या सत्ता में, या भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग सत्ता में रहेंगे तभी वो सुचिता ला पाएंगे। उनको बने रहने के लिए भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं। वह कार्य हो सकता है कि हमको, आपको या कुछ लोगों को समझ में ना आए, हम आप उसको समझ न सकें और केवल नैतिकता, केवल सुचिता के आधार पर हम उनसे केवल ये अपेक्षा करें कि वो सब कुछ अच्छा करते जाएं, सब कुछ अच्छा करते जाएं और सब कुछ अच्छा करते करते वो जो भजन करते रहेंगे उस भजन में दूसरे लोग उनको निपटा चुकेंगे। इसलिए राजनीति के समीकरण में हमेशा राजनीति और राजनैतिकता, राजनीतिक और राजनैतिक, इन दोनों शब्दों का भेद, अर्थ समझने की आवश्यकता है। किसी भी अर्थ में यदि प्रथमतया किसी अच्छी पार्टी का, अच्छे लोगों के द्वारा भी कोई ऐसा कार्य किया जाना दिखाई पड़े जो प्रथम दृष्टया लगता हो कि यह ठीक नहीं है, तो हमको तुरंत विचार करना चाहिए कि यह जो कार्य कर रहे हैं वो किसके निमित्त कर रहे हैं। यदि वो ऐसे के निमित्त किसी ने कोई बंदूक उठाया तो हमको विचार करना पड़ेगा कि बंदूक उठाने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन बंदूक उठाया है तो किसके विरुद्ध उठाया है। इसलिए हम राजनीतिक, राजनैतिक, इन दोनों अर्थों के भेद को समझने की जरूरत है। और यही स्थिति रही तो जिन कारणों से कहीं किसी स्थान पर कोई अच्छी पार्टी हार जाती है और सत्ता दूसरी पार्टी के पास चली जाती है, लोक लुभावन नारों के कारण या जनता की नासमझी के कारण या अदूरदर्शिता के कारण, तो
तो इसी तरह से वह पुनः लौट कर भी आती है। कुछ लोग सवाल करते हैं क्या छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी यही होगा? वो परिस्थिति बनेगी तो जरूर होगा। ऐसी परिस्थितियों का लाभ दूसरे लोगों ने उठाया है तो वर्तमान लोग क्यों नहीं उठाएंगे? और नहीं उठाएंगे तो उनके अस्तित्व को संकट होगा। उनके अस्तित्व को संकट होगा तो जिनसे देश को खतरा है वो अस्तित्ववान बनेंगे और वो अस्तित्व में आएंगे तो फिर देश का नुकसान होगा। हम सबको और पूरे देश के लोगों को इस दृष्टि से विचार करना चाहिए। और इस दृष्टि से विचार करेंगे तो हमको लगेगा कि तात्कालिक संदर्भों में कोई बात खराब भी लग रही है तो भी क्या, हमको उसके साथ खड़ा होना चाहिए, विचार करना चाहिए। नैतिकता का पाठ केवल एक के पढ़ने से नहीं होगा। एक ही फील्ड में दो व्यक्ति अगर आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो एक अनैतिकता से लड़ रहा है, एक नैतिकता से लड़ेगा तो नैतिकता से लड़ने वाला निश्चित रूप से हार जाएगा और हार जाने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो नैतिकता की कभी स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए नैतिक व्यक्ति जब भी किसी मंच पर, किसी अखाड़े में, किसी मैदान में खड़ा होता है तो उसके विरुद्ध जो अनैतिक आचरण से उसको जीतना चाहता है उसको परास्त करने के लिए नैतिक व्यक्ति को भी यदि अनैतिकता का आवरण ओढ़ना पड़े, पालन करना पड़े, वैसी चाल चलना पड़े तो उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। ये इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। क्योंकि अनीति को हराने के लिए आप अनीति का सहारा लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अन्याय को हराने के लिए आप अन्याय का सहारा लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अधर्म को हराने के लिए आप अधर्म का सहारा लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अधर्म को अधर्म से हराकर आप धर्म की स्थापना कर सकते हैं। अनीति को अनीति से हराकर आप नीति की स्थापना कर सकते हैं। अन्याय को अन्याय से हराकर आप न्याय की स्थापना कर सकते हैं। अन्याय को हराने के लिए अन्याय या न्याय जिसकी भी आवश्यकता पड़े आप उसका पालन करिए। अनीति को परास्त करने के लिए आपको अनीति और नीति जिसकी भी जरूरत पड़े उसका पालन करिए। अधर्म को परास्त करने के लिए आपको धर्म और अधर्म जिसका भी पालन करना पड़े उसका पालन करके उस अधर्म को परास्त करिए। तभी स्थापना कर पाएंगे, तभी आप नीति की स्थापना कर पाएंगे, तभी आप न्याय की स्थापना कर पाएंगे। और जब आप स्थापना कर पाते हैं तो हमेशा विचार करना चाहिए कि जो अधिकार हमको मिला है उस अधिकार को हम कर्तव्य के रूप में पालन करें। अधिकार जो प्राप्त होता है, दिया जाता है, वो अधिकार का दुरुपयोग करना नहीं होता, उसका सदुपयोग करना होता है। कर्तव्य मानकर उसका पालन करना होता है। और ऐसा यदि हम नहीं करते तो हम अपने मार्ग से च्युत होते हैं, पतित होते हैं। आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी समाज में, देश में, लोक में हंसी और मजाक के पात्र हो रहे हैं तो उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी हैं। उनको स्वयं अपना मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और बार बार मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन वो स्वयं अपने अंतर्तन में झांक कर देखें, विचार करें, चिंतन मनन करें। उनको ऐसे 10 संवेदनशील, विचारवान, दूरदृष्टि लोगों को अपने साथ बैठाकर उनसे चर्चा वार्ता करना चाहिए। बैठकर कमरे में 5 लोगों के साथ उनको चिंतन मनन करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या ऐसी बात है कि जिसको हमको दूर करने से हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जिस स्थान की हमारी अभिलाषा है। यदि हम ऐसा नहीं, जो किसी से चिंतन मनन वार्ता नहीं कर सकता, किसी की बात सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता, वो समझदार, विवेकवान, दूरदृष्टा, संवेदनशील व्यक्ति नहीं है। जिसके पास अपनी कोई कैबिनेट नहीं है, अपने कोई क्लोज लोग नहीं है, 2-4 लोगों से चिंतन मनन वार्ता करने वाला नहीं है, वो दूसरे को डांट देता है, फटकार देता है, हिकारत की दृष्टि देखता है, छोटा समझता है, ऐसे लोगों से कभी समाज, देश नहीं चलता।
इसलिए इस आलोक में, इस दृष्टि से सबको विचार करने का आग्रह करते हुए मैं आज की अपनी बात पूर्ण करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।